अभी ऑफलाइन लेक्चर्स है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफलाइन एग्जाम्स होगा, इट इज नो मोर ऑनलाइन एग्जाम्स। सो ये बनाया है देखो फ्रॉम यहाँ तक हम लोग थे, किया हुआ है, इट इज सेव्ड। सो अनसब्सक्राइब कैपिटल तक हमने किया था कि 50,000 शेयर्स, हमने 50,000 शेयर्स इशू किए। अगर पब्लिक सब्सक्राइब करती है 45,000 शेयर्स के लिए, तो द रिमेनिंग 5,000 शेयर्स इज अनसब्सक्राइब कैपिटल। यहाँ तक हमने किया था। ओके, वी हैव कंप्लीटेड टिल हियर। नाउ व्हाट इज कॉल्स इन एडवांस? कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन अरियर्स। अभी कंपनी जब अमाउंट कलेक्ट करती है, दिस इज एन ओल्ड स्टोरी, प्रैक्टिकली आज के डेट में ऐसा नहीं होता है, पहले ऐसा होता था। कॉल्स इन एडवांस मींस जो कॉल्स जो कॉल्स अगर कंपनी सपोज ये 100 रुपीज का शेयर है, कंपनी ने बोला 100 रुपीज में से 25 रुपीज एप्लीकेशन पे दो, पे 25 ऑन एप्लीकेशन, 25 ऑन अलॉटमेंट, 30 on first call and remaining 20 on final call. दो कॉल से ज़्यादा कॉल नहीं हो सकते, इट कैन बी मैक्सिमम 2 कॉल्स। सो 25 ऑन एप्लीकेशन, 25 ऑन अलॉटमेंट, 30 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 20 ऑन फाइनल कॉल। सो ये जो 100 रुपीज़ है, इसमें से सपोज एक पर्सन है मिस्टर एक्स, उसने क्या किया, अलॉटमेंट मनी के टाइम पे ही उसने 25 की जगह पे 75 रुपीज़ पे कर दिया। मिस्टर एक्स वॉज होल्डिंग 1000 शेयर्स, उसने क्या किया, 75 रुपीज पूरा एक साथ पे कर दिया। उसने बोला घड़ी घड़ी क्या पे करने का, जैसे अभी आप लोगों को भी इंस्टॉलमेंट है, फुल फीस है, तो आप लोग बहुत सारे लोग क्या करते हो, एट ए टाइम ही दोनों पे कर, फुल फीस पे कर देते हो, यू पे फुल अमाउंट ऑफ फीस एट वन गो। सो अगर आप ऐसा कर रहे हो, 75 रुपीज पूरी फीस एक साथ पे कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्स इन एडवांस। ये जो 75 रुपीज मिस्टर एक्स ने एडवांस में पे कर दिया, 25 पे करना था, 25 की जगह पे कितना पे किया, 75। सो 50 रुपीज इज कॉल्स इन एडवांस। 50 रुपीज क्या है, कॉल्स इन एडवांस है। ₹50 विल बी ट्रीटेड एज कॉल्स इन एडवांस। नाउ व्हाट इज कॉल्स इन अरियर्स? 25 रुपीज अलॉटमेंट पे करने बोला, लेकिन एक मिस्टर वाई थे, ही कुड नॉट पे एनीथिंग। मिस्टर वाई जिसने कुछ नहीं पे किया, मिस्टर वाई डिड नॉट पे एनी अमाउंट। क्यों नहीं पे किया, उसके पास पैसा ही नहीं था अलॉटमेंट मनी पे करने के लिए। सो ही डिड नॉट पेड एनीथिंग, कुछ भी नहीं पे किया, कुछ भी नहीं पे किया। तो ये क्या होगा, कॉल्स इन अरियर्स। ये क्या होगा, कॉल्स इन अरियर्स मीन्स वेयर मिस्टर वाई डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, सो अलॉटमेंट मनी वुड बी ट्रीटेड एज अरियर्स। अभी हम आपको बोलने वाले हैं पूरी फीस क्लियर करो। अब कुछ बच्चे होंगे जो क्लियर कर देंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं पे करेंगे, तो उनको क्या बोलते हैं हम, अरियर्स, फीस इन अरियर्स। अभी वो फीस है, इसके लिए बोलते हैं फीस इन अरियर्स। कॉल्स अगर रहता था तो वो क्या हो जाता था, कॉल्स इन अरियर्स। ओके, सो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट यू शुड नो अबाउट द कैपिटल। आपका जो कैपिटल बैलेंस शीट में दिखाई देता है, बैलेंस शीट में जो कैपिटल हम दिखाते हैं, that is always subscribed capital, that is always what capital, बैलेंस शीट में जो कैपिटल दिखाएंगे that will be always subscribed capital. is it clear? बैलेंस शीट में जो कैपिटल दिखेगा वो कौन सा कैपिटल होगा, सब्सक्राइब कैपिटल। यहाँ तक क्लियर है? एनी डाउट टिल हियर? No, ma'am. No. So today we are going to learn something new, that is the format of balance sheet. Format of balance sheet, बैलेंस शीट फॉर्मेट हम स्टडी करने वाले हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट, आई एम जस्ट टेकिंग माई मेडिसिन।
कंपनी फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट आज हम स्टडी करने वाले हैं। ये फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट आपको बहुत काम में आएगा। मैं ना आपके साथ कुछ कंपनीज की बैलेंस शीट शेयर करने वाली हूँ। आई एम फॉर्चुनेट टू हैव सम कंपनीज बैलेंस शीट विथ मी। अब आप लोगों को साथ में लिखते भी जाना है दिस फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। सो दिस इज आवर बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। कंपनी जब बैलेंस शीट बनाती है तो वो इस फॉर्मेट में बनाती है। Just give me a minute. I'm signing some urgent documents. So now this is the balance sheet as per Schedule 6 of Companies Act 2013. Now this is the balance sheet. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स पहले है और करंट एसेट्स बाद में है। टोटल एसेट्स लाइबिलिटी साइड नीचे है। फिर तो नॉर्मली व्हाट वी डू इज इक्विटी। नाउ आपका बैलेंस शीट जो होता है ना वो इक्विटी एंड एसेट्स में डिवाइड होता है। इक्विटी एंड अदर लाइबिलिटीज एंड एसेट्स। तो इक्विटी में यू हैव इक्विटी शेयर कैपिटल और यू कैन जस्ट से शेयर कैपिटल। आप इक्विटी शेयर कैपिटल बोलो या सिर्फ शेयर कैपिटल बोलो चलेगा। I will show you some more balance sheets.
चलो जाने दो, नहीं मिल रहा है मुझे। अब यहाँ पे है इक्विटी शेयर कैपिटल। मैं आपको फॉर्मेट साथ साथ में बताती जाती हूँ, हाउ डू वी प्रिपेयर दिस फॉर्मेट्स। ठीक है, normally when you prepare a balance sheet you require 3 columns. So ये होता है नोट, दिस इज पर्टिकुलर्स। अभी वर्टिकल बैलेंस शीट हम लोग बना रहे हैं, आप लोगों ने ऑलरेडी एमए में बनाई है, वही है अमाउंट ऑफ करंट ईयर एंड अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। ओके, दिस इज ऑफ करंट ईयर and this is of previous year. Okay, now suppose you are preparing a company's balance sheet. ये format याद करना है, so don't take it very lightly. अब आपको हर चैप्टर में हर जगह पे बैलेंस शीट बनाने के लिए यही यूज होने वाला है, so don't neglect it. इसको मैं बहुत बार समझाऊंगी आप लोगों को, जितनी बार हम लोग कुछ नया करेंगे उतनी बार मैं आपको ये फॉर्मेट समझाने वाली हूँ, इसके लिए इसको निग्लेक्ट नहीं करना है। इक्विटी, इक्विटी, इसको आप इक्विटी करके इक्विटी एंड लाइबिलिटीज करके यहाँ पे पर्टिकुलर्स के कॉलम में लिख सकते हैं, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, ये आपका लाइबिलिटी साइड हो गया। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है शेयर होल्डर्स फंड। फर्स्ट क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड। सेकेंड पार्ट होता है नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटीज। और लास्ट पार्ट होता है करंट लाइबिलिटीज। लास्ट पार्ट क्या होता है? और आपको हर बार ये समझना पड़ेगा कि इसमें आता क्या है। सो थर्ड वुड बी करंट लाइबिलिटीज। अभी आप लोगों को करंट लाइबिलिटीज क्या होता है, उसमें क्या क्या आता है, सब पता है, क्योंकि आप लोगों ने एमए में किया है ना। नाउ देयर वुड बी स्लाइट चेंज। सो शेयर होल्डर्स फंड में सबसे पहले आएगा शेयर कैपिटल। सबसे पहले क्या आएगा? शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हम नोट नंबर 1 बनाएंगे। ठीक है, इट वुड बी शेयर कैपिटल एंड सेकेंड वुड बी रिजर्व एंड सरप्लस। दिस रिजर्व एंड सरप्लस के लिए हम सेकेंड नोट बनाएंगे। आपको पता है रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है? यू नो व्हाट इज रिजर्व एंड सरप्लस, यू नो व्हाट इज शेयर कैपिटल। तो ये दोनों अमाउंट हमने यहाँ पे डाल दिया, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस का, और उसका टोटल। ओके, सो शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस आपके शेयर होल्डर्स फंड में आएगा। अभी नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या क्या आता है? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। अभी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी मीन्स बैंक लोन्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो सब यहाँ पे आएगा। देन इट कम्स लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। क्या आता है? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अभी ये सब चीज़ें आप लोगों ने एमए में नहीं पढ़ी हैं, लेकिन एफए में ये सब आता है। सपोज मैंने प्रोविजन किया फॉर प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड का प्रोविजन लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। ग्रेचुटी का प्रोविजन इज अ लॉन्ग टर्म प्रोविजन।
deferred tax, deferred tax liability, and last one is other long term liability. तो ये सारी चीजें हैं जो आपके नॉन करंट लाइबिलिटीज में आती हैं. ओके, दिस इज समथिंग दैट कम्स अंडर नॉन करंट लाइबिलिटी. सबसे पहले लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जो भी नाम से आप बुलाओ. पहला आता है शेयर होल्डर्स फंड. शेयर होल्डर्स फंड मीन्स शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस. अब आता है थर्ड करंट लाइबिलिटीज. करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है? करंट लाइबिलिटीज में यू हैव शेयर होल्डर्स फंड में यू हैव शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस. नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी बोलते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी बोलते हैं. लॉन्ग टर्म प्रोविजन, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी. अभी करंट लाइबिलिटी में सबसे पहले आता है ट्रेड पेएबल्स. ट्रेड पेएबल्स मींस नथिंग बट क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल. ट्रेड पेएबल्स में क्या आएगा? क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल मींस एनीथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू योर बिजनेस परचेसेस. बिजनेस परचेसेस से रिलेटेड जो भी क्रेडिटर्स आएंगे दैट विल कम अंडर ट्रेड पेएबल्स. ओके, देन यू हैव ट्रेड पेएबल्स के बाद क्या है? अरे शॉर्ट टर्म लोन्स आएगा पहले तो, सॉरी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स. अभी मैंने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बताया, वैसे ही शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी तो होगा ना. आपने बैंक ओवरड्राफ्ट लिया, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए रहता है ना, फॉर लेस देन अ ईयर. सो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, short term provisions. Short term provisions means provision for income tax. Normally there is one short term provision, that is provision for income tax. And then comes other current liabilities. So shareholders fund, non current liabilities, current liabilities, ये तीन heads हैं. Shareholders fund, non current liabilities and current liabilities. Shareholders fund में you have share capital and reserves and surplus. Non current liabilities में you have long term liabilities or borrowings, long term provisions, deferred tax liability. Now normally deferred tax liability क्या होता है ना, it is similar to your income tax liability. Suppose अगर income tax liability अगर एक साल में settle नहीं हो रही है, it is extended beyond 1 year, then it is called as deferred tax liability. या फिर आपने जो टैक्स भरा है वो एक साल के लिए नहीं भरा है, 3-4 साल के लिए भरा है और उसका बेनिफिट डिफर्ड होने वाला है, उसका एडवांटेज आप सालों में लेने वाले हो, तो इट इज कॉल्ड एज डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी. एंड लॉन्ग टर्म, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, जो ये तीन कैटेगरी में नहीं कवर होती है उसको अदर में डाल देते हैं. सिमिलरली करंट लाइबिलिटी इज ऑल्सो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेएबल्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस एंड अदर करंट लाइबिलिटीज. जो भी इन हेड्स में कवर्ड नहीं होता है वो सब आगे जाके अदर करंट लाइबिलिटीज में शिफ्ट हो जाता है. ओके, नाउ वी मूव टू, और ये जो आपको फाइनली ये टोटल आता है इट इज कॉल्ड एज कैपिटल एम्प्लॉयड. नहीं लिखते हैं बट अंडरस्टूड है कि दिस इज नथिंग बट कैपिटल एम्प्लॉयड. ये क्या है आपका टोटल. यहाँ पे आपको टोटल आ गया. ओके, नॉर्मली आपके सिलेबस में लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज ये सब कुछ नहीं आएगा. आपको क्या आएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आएगा, जैसे डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, वो सब, लोन फ्रॉम आईडीबीआई. शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आ सकता है ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, नॉर्मली हर प्रॉब्लम में होगा.
शॉर्ट टर्म प्रोविजंस ये भी होगा, इनकम टैक्स, अदर करंट लाइबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब आपके यहाँ पे कवर्ड होंगे. So this is your total capital employed. Okay. Now this is what equity and liability. अब हम करते हैं assets. अभी assets में सबसे पहले जो आता है वो होता है property, plant and equipment. वो सिर्फ heading है. Basically it is tangible assets. Asset side में सबसे पहले आता है प्रॉपर्टी. देखो अभी आप लोगों ने देखा रहेगा यहाँ पे एसेट साइड में सबसे पहले आता है नॉन करंट एसेट्स. आई फॉरगॉट. एसेट साइड में सबसे पहले क्या आता है नॉन करंट एसेट्स. नॉन करंट एसेट मीन्स एनी एसेट विच इज नॉट करंट. अभी उसमें ए आता है tangible asset, that is property, plant and tax, property, plant and equipment, property, plant and equipment. ये आपके tangible assets का टोटल है. tangible and intangible assets का टोटल. Okay. Property, plant and equipment. Next you have capital WIP, capital work in progress, capital work in progress. अभी ये what is this capital work in progress? Capital work in progress means सपोज आपने कोई बड़ा प्लान डेवलप करने का काम शुरू किया जिसके ऊपर आपने एडवांसेस खर्चा किए, सो दैट कम्स अंडर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट. ओके. नेक्स्ट इंटेंजिबल एसेट्स. एंड देन इन्वेस्टमेंट्स. दिस आर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स. ये सारे आइटम्स आप यहाँ पे लेते हो. ओके. दीज आर ब्रॉड आइटम्स दैट आई हैव टेकन. इससे ज्यादा भी कुछ हो सकता है. यहाँ पे आएगा डिफर्ड deferred tax liability. That will also come here. Deferred tax liability. इन सब का टोटल करेंगे नॉन करंट एसेट्स आएगा. एंड लास्ट कम्स करंट एसेट्स. अभी करंट एसेट्स में देयर इज अ सीक्वेंस दैट वी फॉलो. दैट इज सबसे पहले आता है इन्वेंट्रीज. वी ऑल नो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक्स. Inventories means stock. There can be stock of raw material, there can be stock of WIP, there can be stock of finished goods. So there are different types of stock. So inventories. इन्वेंट्रीज के बाद आता है ट्रेड रिसीवेबल. जिस तरह से हमारा ट्रेड पेएबल था उसी तरह से देयर इज ट्रेड रिसीवेबल. ट्रेड रिसीवेबल्स मींस डेटर्स. ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब होता है डेटर्स. देन यू हैव cash and cash equivalent. Cash and cash equivalent means
कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ये सब आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है. नेक्स्ट, you have short term loans and advances. Short term loans and advances. Short term loans and advances में आपका BR भी आता है. BR is also short term loans and advances. आपका एडवांस टैक्स भी शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आता है. एंड देन यू हैव अदर करंट एसेट्स. Other current assets. So these are the items that comes under your current assets. So these are the totals. तो यहाँ पे आपका टोटल आएगा एंड दिस इज योर बैलेंस शीट. ओके, यहाँ सिमिलरली हम प्रीवियस ईयर का भी फिगर्स दिखाते हैं. अभी ये नोट का कॉलम क्या है? सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में मेरे पास बहुत सारे फिक्स एसेट्स होंगे. अभी वो सारे फिक्स एसेट्स का मुझे देखना पड़ेगा कि मैंने कैलकुलेशन कहाँ पे किया है. अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 26,990. तो ये इसका टोटल कहाँ है? दिस इज द टोटल वेयर आई गेट. इसके लिए मैंने एक नोट बनाया मेरे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्या क्या आता है. I have all my non-current assets together. नाउ दिस इज फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट्स. मेरा इन्वेस्टमेंट क्या क्या है वो सारा इन्वेस्टमेंट मैं एक इन्वेस्टमेंट का नोट बनाती हूँ और उसमें लिखती हूँ. ठीक है. फिर देन आई नो व्हाट आर माय ट्रेड रिसीवेबल्स. ट्रेड रिसीवेबल्स मींस डेटर्स. कितने गुड हैं कितने बैड हैं उसमें से आरडीडी कितना माइनस हुआ है ये वो यहाँ पे आता है. लेस देन 6 मंथ, मोर देन 6 मंथ्स. इसको डिटेल में स्टडी करेंगे बट अभी आपके काम का नहीं है. इसके लिए थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हैं. ठीक है. सो दिस इज द वे हाउ डू वी प्रिपेयर. यहाँ पे देख रहे हो आपको बैलेंस शीट के साथ इतने सारे नोट्स मिल रहे हैं. मीन्स वॉट एवर फिगर यू राइट इन योर मेन बैलेंस शीट उसको सपोर्टिंग आपको एक नोट बनाना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल ये मेरा बैलेंस शीट है. ठीक है. बैलेंस शीट में मैंने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखा है. ये फिगर है मेरा. इसको जब मैं यहाँ पे लिखा है ना इंडेस. इंडेस मीन्स इट इज प्रिपेयर्ड एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. अभी जब मैं ये ओपन करूंगी तो मुझे यहाँ पे ये पूरा बैलेंस शीट का चिट्ठा मिल जाएगा कि कितना मेरा कौन कौन से एसेट्स हैं मेरे पास. उसकी ग्रॉस वैल्यू कितनी है. ग्रॉस वैल्यू मीन्स उसका कॉस्ट कितना है. फिर उस पे मैंने डिप्रीसिएशन कितना चार्ज किया है आज तक. एंड फाइनली उसकी नेट वैल्यू क्या है. सो दिस इज व्हाट आई गेट फ्रॉम माय नोट. और यहाँ पे जब मैं फिगर दिखाती हूँ तो मैं डायरेक्टली टोटल फिगर दिखाती हूँ. आई डोंट शो ब्रेकअप, आई शो डायरेक्टली द फाइनल फिगर. समझ में आया. तो यहाँ पे तो मैं टोटल फिगर दिखाने वाली. तो ये टोटल करने के लिए मुझे एक नोट बनाना है और वो नोट बनाने को जो नोट हम बनाते हैं वो दैट नोट नंबर कम्स हियर. सपोज मैंने प्रॉपर्टी का एक नोट नंबर 1 बनाया. तो अगर नोट नंबर 1 बना रही हूँ तो इधर मैं 1 लिखूंगी. कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मैंने नोट नंबर 2 बनाया तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगी. इंटेंजिबल एसेट का 3 बनाया. इन्वेस्टमेंट का 4 बनाया. डिफर्ड टैक्स लाइफ 5th बनाया. तो ऐसे मैं यहाँ पे नोट नंबर्स डालती जाऊंगी. इज दैट क्लियर. सो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर आवर बैलेंस शीट. अभी मैं आप लोगों को टीवाई वालों को मैंने ये करवाया था.
ये आपको टीवाई तक अब यूज होने वाला है, इसके लिए प्लीज डोंट टेक रिस्क. सी बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड एज पर शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2016 2013. ये देखो, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, शेयर एप्लीकेशन मनी एंड पेंडिंग अलॉटमेंट्स. नॉन करेंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग से डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है. यही सब मैंने आपको लिखाया है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो. करंट लाइबिलिटीज में यू हैव शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल्स, करंट लाइबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस. एसेट्स में यहाँ पे आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में टेंजिबल इंटेंजिबल कैपिटल डब्ल्यूआईपी, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, डिफर्ड टैक्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हमने नहीं डाला है, ये एक आना चाहिए था. करंट एसेट में ये है. सो दिस इज द फॉर्मेट दैट यू हैव टू बाय हार्ट. टाइम खत्म होने वाला है, ये फॉर्मेट आपको याद करना है. दिस इज द होमवर्क फॉर